50 साल पहले 25 जून 1975। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लोकतंत्र पर आपातकाल का अंधेरा घना हो चुका था। इंदिरा सरकार के विरोधियों के खिलाफ वारंट जारी हो चुके थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, बड़े बड़े विरोधी नेता सलाखों के पीछे पहुंचाए जा रहे थे, जेल खानों में तब्दील हो चुका था, प्रेस पर पहरा बिठा दिया गया था, लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर बेड़ियां डाल दी गई थी। तब राजस्थान में इमरजेंसी के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करने का अभियान चल रहा था। इमरजेंसी की काली अंधियारी रात को लोकतंत्र के उजियारे से हारने की उस मुहिम में कई नाम शामिल थे। पुलिस ने तो बहुत यातनाएं दी, ऐसी यातनाएं रोंगटा खड़ा करने वाली। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। दंगे प्रचारकों को नाखून उखाड़े, बाल उखाड़े। यातनाएं भयंकर दी जाती थी तो बर्फ की शिला पर आते को लेटाया जाता था और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। एक बार तो ऐसा लगा कि पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन बेड़ों ने हमको बचा दिया। इमरजेंसी के अत्याचारों को झेलने वाली हस्तियों से आज आप सुनने जा रहे हैं वो क्रूर कथा जो रूह कांपने वाली है। भारत की आत्मा को कैसे आपातकाल के दौर में कुचला गया। साल 1975 में 25 जून की मध्य रात्रि से 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीने देश में आपातकाल रहा। आज़ाद भारत के इतिहास में ये सबसे अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए क्योंकि आपातकाल लागू होते ही विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के इस भयावह दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भूमिगत रहकर आंदोलन शुरू किया। वर्तमान में राज्यसभा सांसद और उन दिनों स्वयंसेवक रहे घनश्याम तिवारी से सुनिए इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया और बिहार में और गुजरात में छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था और उसी समय उन्होंने संविधान संशोधन कर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया और रात को 12 बजे 25 जून को उन्होंने देश को आपातकाल में ठूंस दिया। सारे देश को उन्होंने जेल की कोठरी बना दिया था, सभी बड़े नेताओं को जेलों में नज़रबंद कर दिया था और हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया था और सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं और नागरिक अधिकार बंद हो गए थे और देश एक व्यक्ति की तानाशाह की मुट्ठी में आ गया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और लोकतंत्र की हत्या करके फिर उसको अनुशासन पर्व नाम दे रहे थे। उसके बाद में ज़बरदस्त विरोध हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। लाखों लोग जेल में गए और श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव घोषित कर दिए। चुनाव के बाद में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। लोकतंत्र के हत्यारों को जनता ने सजा दी। वही लोकतंत्र के हत्यारों के उत्तराधिकारी अब उसी संविधान को लेकर घूम रहे हैं। इसलिए घूम रहे हैं कि वो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते। इमरजेंसी में इंदिरा सरकार ने हजारों स्वयं सेवकों को भी जेल में ठूंस दिया था। गुजरात और राजस्थान के सभी स्वयं सेवकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। तब भूमिगत होकर अभियान चला रहे एमबीबीएस स्टूडेंट किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ढूंढ रही थी। किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो अत्याचार उन्होंने झेले उनकी जुबानी सुनिए। वो देश भर के आपातकाल विरोधी जो सामग्री थे वो अहमदाबाद में छपवाते थे और राजस्थान का मैं प्रभारी था जब मेरी 24 साल की उम्र थी। मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था। वहाँ से सामग्री बड़ी तरकीब से लाके राजस्थान में वितरित करवाता था और अंत में मेरे को पकड़ा पुलिस ने तो बहुत यातनाएं दी, ऐसी यातनाएं रोंगटा खड़ा करने वाली। मैं कई बार बेसुध हो गया पिटाई के कारण, लेकिन मैंने न जगह बताई न प्रिंटिंग कराने वाले मोदी जी का नाम बताया। इमरजेंसी के दिनों में नरेंद्र मोदी का ये गेटअप था। वो हुलिया बदलकर पुलिस से बचते रहे। किरोड़ी लाल मीणा बताते हैं कि पुलिस उनसे मोदी के ठिकाने पता लगाने के लिए टॉर्चर करती थी। कल 25 जून को
भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। आपातकाल में प्रचारक कैसे आंदोलन चलाते थे, इसका एक किस्सा मदन राठौर भी सुनाते हैं, जो कि सत्यपाल जी से जुड़ा है। मदन राठौर उन दिनों पुलिस से चलने वाले लुका छुपी का जो किस्सा सुनाते हैं, उससे एक गडरिये का भी इत्तेफाक जुड़ा है। एक बार की घटना तो बहुत जोरदार है। ये हमारे यहाँ सत्यपाल जी हर्ष थे, उसको हम एसपी साहब बोलते थे, सत्यपाल हर्ष। तो सत्यपाल को एसपी बोलते थे, वो हमारे कार्यकर्ता थे बहुत वरिष्ठ। तो एक बार हम कायलाना जोधपुर के पास में, वहाँ एक हमारी लक्ष्मण सिंह जी शेखावत हमारे विभाग प्रचारक थे ना, तो वो एक बैठक कर रहे थे गुपचुप पहाड़ियों में, योजना बनाना, कैसे आंदोलन चलाना, क्या करना, बात कर रहे थे। इतने में वास्तव में पुलिस आ गई। तो जो सुरक्षा में खड़ा था, निगरानी रखने वाला, उसने कहा एसपी साहब आए। तो हमने सोचा कि सत्यपाल जी आए। तो एकदम जब सामने पुलिस आ गई, तब सबको इधर उधर डिस्पर्स होना था। तो लक्ष्मण सिंह जी को मैं मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया। कहाँ ले गया? डूंगरपुर। कहाँ? जोधपुर से डूंगरपुर मोटरसाइकिल पे ले गया। मोटरसाइकिल पे पुलिस। कितना किलोमीटर होगा सर? ये तो करीबन 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर बाइक पे आप? 2 बार पेट्रोल भराना पड़ा। उस समय मेरे पास जावा थी, जावा हुआ करती थी पहले, ये बाद में आई, पहले जावा मोटरसाइकिल डबल सिलेंडर की थी वो। पुलिस पीछे आ गई। तो एक बार तो ऐसा लगा कि पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन भेड़ों ने हमको बचा दिया। बीच में गडरिया वो पेड़े लेके आ गया, तो जीप पीछे रह गई, हम निकल गए। फिर गली वाला, मतलब संकड़ी खेतों वाला रास्ता पकड़ करके हम निकल गए, तो हमको नहीं पकड़। वो एक बहुत बड़ा। कुछ स्वयंसेवक और प्रचारक पुलिस को चकमा दे रहे थे, तो कुछ को आरएसएस की तरफ से गिरफ्तारी देने के भी आदेश हुआ था। इनमें से एक थे राजेंद्र गहलोत। राजेंद्र गहलोत आपातकाल के जुल्म और ज्यादती की जो हकीकत सुनाते हैं, वो दिल दहलाने वाली है। जेल में तब आंदोलनकारियों से कैसा सुलूक हुआ था, सुनिए। मुझे आदेश मिला था 17 जुलाई को, आपको इमरजेंसी के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी देनी है। तो 17 जुलाई को तब मुझे कहा गया, चित्रा सिनेमा जोधपुर में स्थित है शहर के अंदर, वहाँ आपको पिक्चर से छूटने के बाद, पिक्चर अंदर रहना है, छूटने का उस भीड़ के साथ कुछ कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे जो आपके साथ नारे लगाते हुए आपको गिरफ्तारी देनी है। तो मैंने गिरफ्तारी दी, और देते समय मैंने कहा, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। ये नारे के साथ मुझे पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई। और जब मैं गिरफ्तारी करके एसपी कार्यालय पुलिस लाइन में गया, तो वहाँ एक बालक घनश्याम डागा, जो सुबह पैम्पलेट वितरित करते हुए गिरफ्तार हो गया था, उसकी पिटाई हो रही थी। मैंने इस बालक को क्यों पीट रहे हो? तो इसके साथ उसको तो उन्होंने अलग कर दिया, और मेरी पिटाई उन्होंने करनी शुरू की, जिसमें मेरे छाती के बाल, मेरे पैरों के नख, और इस तरह का उत्पीड़न किया, चाहे वो मैं ईश्वर की कृपा से मैंने सहन किया। उसके बाद मुझे जेल के अंदर ले जाया गया,
जेल के सुपरडेंट ने ये कह दिया, मरे हुए लोगों को हम जेल में नहीं लेते हैं, इसका इलाज कराओ और उसके बाद यदि डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम देखेंगे। कुछ दबाव डाल के मुझे काली कोठरी में रखा गया। या मेरे साथियों को जो जेल में बंद थे मिस्सा में, उनको जब पता लगा तो उन्होंने आंदोलन अंदर भूख हड़ताल की, आंदोलन किया। कैदियों ने भी मेरा साथ दिया और मुझे फिर वापस मेरा इलाज शुरू किया गया और जनरल वार्ड में मुझे रखा गया। आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, संविधान की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। संविधान की जो बात करने वाले हैं उनसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि 25 जून 1975 को याद करें, जिन्होंने कानून की हत्या कर दी गई थी, नागरिक कानून समाप्त कर दिए गए थे, बोलने का कानून समाप्त कर दिया गया, प्रेस का अधिकार समाप्त कर दिया गया। उन लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अन्य लोकतंत्र की और अन्य संविधान की बात करें। जो संविधान को के प्रति श्रद्धा और सम्मान नहीं रखते हैं, उसकी पालना करने तक नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी संविधान का संरक्षण करेगी और आरक्षण और अन्य जो मुद्दे उठा रहे हैं ये बेबुनियाद है। यातनाएं भयंकर दी जाती थी। हमारे जैसे नसीराबाद के कार्यकर्ता थे, जब उनको पकड़ा तो बर्फ़ की शिला पर रात्रि को लेटाया जाता था और क्या तुम्हारे नेता लोग कहाँ ठहरते हैं, किसी ने नहीं बताया। यहाँ तक कि कई लोगों के तो सिगरेट जो पी करके पुलिस वाले और उनके शरीर को लगाते थे और पूछने का प्रयास करते थे, परंतु एक भी कार्यकर्ता ने भेद नहीं खोला कि हमारे अधिकारी, हमारे कार्यकर्ता कहाँ। वो कहते थे तुम्हारे पत्र कहाँ छपते हैं, कोई भेद नहीं हो। तो ऐसी कई प्रकार की यातनाएं उस समय विद्यार्थी स्वयंसेवकों को दी गई। आपातकाल में आंदोलनकारियों पर होने वाले अत्याचार का एक अध्याय ज्ञानदेव आहूजा भी सुनाते हैं, जिन्हें भूमिगत रहने के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया था। आपातकाल लगा 25-26 जून रात को और मैं उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर कार्यवाह अलवर था। मैं बचपन से स्वयंसेवक हूँ, 8 वर्ष का स्वयंसेवक बना श्री गंगानगर में। और हमारे साथ संघ कार्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर बैठे जिला प्रशासक हमारे माननीय गोपीचंद जी और हमारे और श्रीमान रामसूर जी, जो भी समय वनवासियों का काम कर रहे हैं बांसवाड़ा में, वो भी साथ थे। वो उस समय नगर प्रचारक थे और हम लोगों को बैठे बातचीत कर रहे थे तो पुलिस का CID हमको देखने आया। और उसके बाद में आपातकाल के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध लगा तो हम लोग फरार हुए और मैं लगभग 1 महीना हम और अंडरग्राउंड भूमिगत अलवर में रहे। 1 अगस्त को मुझे गिरफ्तार किया गया बड़े विस्मय तरीके से, नाटकीय तरीके से, और एक कांग्रेस ने मुझे गिरफ्तार कराया। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेके प्रचार क्यों करें। मैं 1 अगस्त को सुबह 10 बजे अरेस्ट हुआ। आपके साथ प्रताड़ना की? और शाम को 8 बजे सदर थाना अलवर से और फरार हो गया चकमा देकर। उसके बाद मैं भूमिगत रहा तो मैं विभाग प्रचारक भरतपुर, उसके साथ में लोकतांत्रिक युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कई संगठनों का काम मुझे दिया गया। मैं भरतपुर रहा। भरतपुर में विभाग में भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, उसमें 4 जिले थे। बहुत अमानुषिक तरीके से, बहुत अत्याचारी तरीके से, आसुरी शक्ति से श्रीमती इंदिरा गांधी जब हार गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीमान राजनारायण जी थे जो सपा नेता थे, और उन्होंने आनंद फानन में आपातकाल लगाया। हमारे सैकड़ों संघ के अधिकारी, माननीय कार्यवाह, माननीय संघ चालक, माननीय प्रचारक, उनको गिरफ्तार किया। और साथ में सारी उस समय की 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, जनसंघ और जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशल पार्टी, जनता दल और लोक दल, और उसके साथ में और बना बाद में संगठन कांग्रेस, जो नाम छोड़ करके आए। उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, जिनकी पुत्रवधू बीजेपी में शामिल हुई हैं, उन्होंने संघ के प्रचारकों को नाखून उखाड़े, बाल उखाड़े और कोड़ों से पिटाई की। और जेलों में भी भारी अत्याचार हमारे राजनीतिक राष्ट्रीय नेताओं पर। जेपी मूवमेंट, समग्र क्रांति का जेपी मूवमेंट चला 1973-74 में, और उसे बौखला करके और हाईकोर्ट में हारने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह अत्याचार हम लोगों पर किए। और मैं बराबर पूरा अंडरग्राउंड रहते हुए और बराबर घूमता रहा।
उस समय पर्चे छपाते थे मथुरा में, और मथुरा से पर्चे छपा, मथुरा यूपी से पर्चे छपाकर पूरे देश में, पहले राजस्थान गुजरात पूरे देश में मंगाए जाते थे। बहुत भूमिगत काम किया और सैकड़ों बलिदानी कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया। हम जेलों में भी रहे हमारे लोग, लेकिन मैं भूमिगत रहा। यह अत्याचार की जो कहानी है संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। एक तरफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वयंसेवक संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ एक जमात ऐसी भी थी जो आपातकाल के हक में थी। कहते हैं आपातकाल को कम्युनिस्टों ने एक सुनहरे अवसर के तौर पर स्वागत किया था, क्योंकि कम्युनिस्ट लीडर मान रहे थे कि लाल क्रांति के लिए इमरजेंसी में सबसे मुफीद मौका है। सीपीआई ने बठिंडा की 11वीं कांग्रेस बैठक में इंदिरा सरकार के थोपे गए आपातकाल का समर्थन तक किया था। जबकि आपातकाल के दौरान नागरिकों पर जो प्रतिबंध लगाए गए वो असहनीय थे। आपातकाल में भाषण, सभाएं और संगठन की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी। देश में यात्रा करने, संपत्ति बनाने और किसी भी नौकरी के अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। नागरिकों को उन अधिकारों के जानने का अधिकार खत्म कर दिया गया था जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। 7 विदेशी संवाददाताओं को देश निकाला दे दिया गया था। 25 जून 1975 की आधी रात यानी इमरजेंसी लागू होने के साथ दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली कट गई। यहाँ अखबारों के ज्यादातर दफ्तर थे। बिजली काटने की खबर इंदिरा गांधी के करीबी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को मिली। सिद्धार्थ शंकर रे ने इस बारे में संजय गांधी से पूछा। संजय बिना कुछ बोले अंदर गए। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर इंदिरा आई। आंखें लाल और सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंदिरा काफी रोकर बाहर आई है। संजय और इंदिरा के रिश्ते की इससे भी सनसनीखेज कहानी है। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार और पुलित्जर प्राइज विजेता लुइस एम साइमंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक डिनर पार्टी में संजय ने इंदिरा को थप्पड़ मारे, लेकिन ये कहानी इमरजेंसी के दौर में सेंसरशिप से दफन हो गई। पत्रकार कौमी कपूर ने भी अपनी किताब में द इमरजेंसी में संजय और इंदिरा की इस कहानी से जुड़े अफवाह का इशारा किया है। इंदिरा गांधी की दोस्त और जीवनी लेखिका पूपल जयकर के मुताबिक बचपन से संजय बगावती, तोड़फोड़ करने वाले, पढ़ाई से दूर और टीचर से बुरा बर्ताव करने वाले थे। उम्र के साथ उनकी असभ्यता, जिद्दीपन, दागवार छवि, दोस्तों की संगत बढ़ती गई। दोस्तों के लिए संजय गांधी सुपर सरकार थे। संजय की मर्जी दोस्तों की मनमर्जी की वजह थी। संजय को खुश करने के लिए दोस्तों की टोली कुछ भी कर सकती थी। कार चोरी से मारुति की कहानी तक दोस्तों ने संजय के नाम पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी थी। इमरजेंसी के दौर में संजय और दोस्तों का प्रकोप अपने सबाब पर था। संजय गांधी की कोठरी में इंदिरा के निजी सचिव R.K. धवन, गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल, सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कमलनाथ, दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर किशन चंद, DDA चेयरमैन जगमोहन, दिल्ली के तत्कालीन मजिस्ट्रेट नवीन चावला के साथ साथ कई दोस्त थे। संजय गांधी के आदेश की हर कीमत पर तामील करने वाले अफसरों की भी जमात थी। अपनी इस कोठरी के दम पर संजय गांधी ने आपातकाल में सुपर सरकार की तरह बर्ताव किया। उनकी चौकड़ी मंत्री, मुख्यमंत्री या अफसरों को फोन करती तो इसे संजय सरकार का फरमान समझा जाता। इमरजेंसी में संजय की कोठरी ने निरंकुश बर्ताव किया। आपातकाल में नसबंदी की कहानी इसका सबूत है। परिवार नियोजन के नाम पर 18 साल के नौजवान से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक की नसबंदी की गई। कई कांग्रेसी राज्यों ने टारगेट से 4-5 गुना अधिक लक्ष्य हासिल किया ताकि संजय गांधी को खुश किया जा सके। संजय गांधी के नसबंदी कार्यक्रम का एक खूबसूरत चेहरा थी रुखसाना सुल्तान, जो पुरानी दिल्ली की मुस्लिम बस्तियों के लोगों को छोटा परिवार देने की घूंटी पिलाती थी। रुखसाना सुल्तान बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह की मां थी। शिफॉन की साड़ी, नीला चश्मा, हाई हील की सैंडल और गले में मोतियों की माला के साथ रुखसाना दिल्ली के दुजाना हाउस में स्टेरिलाइजेशन सेंटर में आती थी। दुजाना हाउस के आसपास की सकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले माहौल में
खुद को तरोताज़ा रखने के लिए रुखसाना के हाथों में महंगा फ्रेंच परफ्यूम होता था, जिसका वो धड़ल्ले से इस्तेमाल करती थी। इमरजेंसी का नसबंदी अभियान ऐसा था जो 1976 के केंद्र सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को समझा बुझाकर हम दो हमारे दो के लिए प्रेरित करना चाहता था, लेकिन संजय को नतीजे चाहिए थे, वो भी पूरी रफ्तार के साथ। इमरजेंसी के दौर में लोकतंत्र के चारों खंभे ढह चुके थे। संसद, अफसरशाही, अदालतें और प्रेस सब इंदिरा की मुट्ठी में थे। तो इंदिरा के बहाने सत्ता का हैंटर संजय गांधी के हाथों में था। इसी हैंटर के सहारे संजय और उनकी चौकड़ी ने जिसे रोंदना चाहा उसे रोंद दिया। यही वजह है कि इमरजेंसी के दिनों में आजाद भारत इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर संजय गांधी ने बुलडोजर से रौंद दिया। अप्रैल 1976। कहते हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद को साफ साफ देखना चाहते थे संजय गांधी। संजय गांधी चाहते थे कि जामा मस्जिद के पास की झुग्गी झोंपड़ियां साफ कर दी जाए। यह संजय गांधी का इरादा था, तो जगमोहन जैसे अफसरों ने इसे पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। न सिर्फ तुर्कमान गेट के आसपास रिहाइश पर बुलडोजर चला दिया गया, बल्कि विरोध होने पर गोलियां भी दाग दी गई। इमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच करने वाले शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्कमान गेट कांड में 150 लोग मारे गए। कुछ मिसालें ऐसी भी हैं जिनमें संजय गांधी की कार की रफ्तार धीमी होने पर मार्केट को तबाह कर दिए गए। क्या इंदिरा गांधी के बेटे होने की वजह से संजय की सनक ही हनक थी? संजय जो जायज नाजायज चाहते थे वो अफसरों से करवाते थे। ऐसी ही एक कहानी दिल्ली की सड़क की है, जो उस समय के दौर में दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ती थी। उस समय संजय गांधी इस रास्ते को इस्तेमाल अपने फार्म हाउस जाने के लिए करते थे, लेकिन तब उस अंधेरिया मोड़ गांव में काफ़ी दुकानें थी, जिसके चलते सड़कों पर भीड़ भी रहती थी। सिर्फ अंधेरिया मोड़ ही नहीं, इमरजेंसी के दौरान गफ्फार मार्केट की दुकानें इसलिए गिरा दी गई क्योंकि संजय गांधी को लगता था कि यहाँ के व्यापारी आरएसएस समर्थक है। दिल्ली के करोल बाग की गफ्फार मार्केट, इस मार्केट में आज जैसी भीड़ दिखती है, आज से करीब 40-42 साल पहले भी यहाँ ऐसी ही भीड़ रहती थी। लेकिन तब ये भीड़ संजय गांधी को नापसंद थी और इसी वजह से उनके अफसरों ने गफ्फार मार्केट पर बुलडोजर चला दिया था। इंदिरा राज में संजय की सनक के किस्से तो बेशुमार थे ही। संजय का रुआब भी सनसनीखेज और हैरत अंगेज थे। किसी किसी पद पर रहते हुए संजय गांधी सरकारी प्लेन से सफर करते थे। संजय की यात्रा के दौरान एक केंद्रीय मंत्री मौजूद रहता था। एयरपोर्ट पर संजय गांधी के उतरते मुख्यमंत्री तीमारदारी में लग जाते थे। ये भी हकीकत है कि जब संजय गांधी 25-26 साल के थे, तब वो अपनी उम्र से दोगुने या तिगुने उम्र के मंत्री या मुख्यमंत्री को ठेंगे पर रखते थे। संजय की मर्जी मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए सरकार का ऑर्डर होती थी, जिसे पूरा करने के लिए नेताओं में होड़ लग जाती थी। उस दौर में कांग्रेस राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री संजय गांधी के हाथों की कठपुतली थे, जिसे संजय गांधी जैसे चाहते वैसे नचाते। इमरजेंसी में इंदिरा राज का यही संजय गांधी चैप्टर कांग्रेस कभी याद नहीं रखना चाहती। इस काले अध्याय को इतिहास के पन्नों में बंद रखने की हमेशा कोशिश होती रहती है, लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है और 25 जून की तारीख जब भी आती है, आपातकाल के क्रूर किस्से भारतीय जनमानस को झकझोर कर रख देते हैं। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।